गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अपनी 8.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी थी। 8.2 से पहले अपन ने इससे जुड़े हुए जो सूत्र थे वो अपन ने देख लिए थे। क्या क्या देखा था मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं। अपन ने यहाँ पर क्रय मूल्य देखा था, ठीक है, जो अपन वस्तु खरीद कर लाते हैं उसका जो चुकाया हुआ धन होता है वो अपने पास क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अपन देख चुके थे, ठीक है, जो अपन बेचते हैं उसके बाद पश्चात हमें जो प्राप्त होता है धन वो उसका विक्रय मूल्य होता है उस वस्तु का। फिर अब उसमें लाभ हानि देख चुके थे। फिर अपन ने लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, मैंने आपको समझाया था कि लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य को देखकर पता चलता है कि इसमें लाभ हुआ है कि हानि हुई है। जब तक क्रय मूल्य नहीं दे रखा है तो क्रय मूल्य मान लीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसमें लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसमें अपन ने आगे देखा था बट्टा डिस्काउंट, और अब मैंने आपको कहा था डिस्काउंट सदैव अंकित मूल्य जो एमआरपी होती है, मार्केट प्राइस जो होती है एमआरपी, उस पे अपने को क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। इसके बारे में आपको समझा चुका था कि जब भी आप दुकान पे जाते हैं तो उस पे आप लिखा होता है 20% डिस्काउंट है, तो 20% डिस्काउंट किस पे होगा, इसकी जो एमआरपी है, ठीक है, उस पर अपने डिस्काउंट दिया जाता है। तो अंकित मूल्य मैंने आपको पहले समझा दिया था, जो उस पे मार्क प्राइस होती है वही अंकित मूल्य होता है अपने पास, है ना, अंकित मूल्य को मार्क प्राइस बोलते हैं। फिर बट्टा डिस्काउंट, बट्टा प्रतिशत हमें ज्ञात करना हो, बट्टा प्रतिशत मतलब डिस्काउंट परसेंटेज हमें ज्ञात करना हो, तो मैंने आपको समझाया था कि जो डिस्काउंट परसेंट होता है वो सदैव किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो वहां होगा बट्टा अंकित मूल्य, और प्रतिशत निकालना है इसके लिए मैंने आपको कहा था कि जब भी परसेंटेज निकालने हो तो गुणा 100 और परसेंटेज हटाना हो तो बट्टा 100। ओके, तो यहां पर अपना अपने देख चुके थे। लास्ट में मैंने आपको एक और चीज समझाई थी, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, और मैंने ये कहा था कि जो वेट होता है वो सदैव अपने पास विक्रय मूल्य पर, किस पे लिया जाता है, विक्रय मूल्य पर। आप जब बिल लेते हो किसी पर भी तो बिल में अपने पास लिखा होता है नीचे सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है ना। वो आजकल जीएसटी जो लगा हुआ है वो सेंटर का अलग होता है, और अपने पास से गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका अलग होता है, ठीक है। तो हर वस्तु की जो विक्रय मूल्य, जो उसकी लागत, जो अपने पास जो विक्रय मूल्य है, जो उसका बेचा गया जो मूल्य है, उस पर वो सीजीएसटी व एसजीएसटी लगता है, ठीक है ना। सीजीएसटी अपने पास होता है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, ठीक है ना, और अपने पास जो स्टेट एसजीएसटी है वो अपने पास स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है। तो इस प्रकार अपन ने सारा डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं आज इसके प्रश्नावली के सवालों में, ठीक है। तो पहला सवाल है अपने पास कि एक व्यक्ति के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, एक व्यक्ति के मूल वेतन में 10% की वृद्धि होने पर उसका नया वेतन 1,54,000 रुपए हो जाता है, 1,54,000 रुपए हो जाता है। तो उस व्यक्ति का हो जाता है, तो उस व्यक्ति का मूल वेतन बताइए, व्यक्ति का मूल वेतन ज्ञात कीजिए। ओके, तो प्यारे बच्चों अपने पास जब इसका अपन हल देंगे सॉल्यूशन, तो सबसे पहले अपने दिमाग में आया होगा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो वृद्धि होती है 10% जो वृद्धि होती है वो वृद्धि हो किस पे रही है, जो उसके पास पहले उसका मूल वेतन था। भाई उसने यहां लिखा ना कि एक व्यक्ति के मूल वेतन में, मतलब जो उसका मूल वेतन था उसमें अपने 10% की क्या होगी, ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। और जैसे ही वृद्धि हुई, वृद्धि होने के पश्चात जो उसका वेतन हो गया वो हो गया 1,54,000 रुपए, ठीक है। तो 1,54,000 रुपए उसकी वृद्धि होने के पश्चात क्या आपके पास मूल वेतन दिया हुआ है, नहीं। तो जो हमें ज्ञात करना होता है उसको अपन यहां पे मूल वेतन वो अपन मान लेते हैं। माना कि उस व्यक्ति का मूल वेतन 800 रुपए था, कितने रुपए था, 800 रुपए। अब अपन क्या करेंगे, जो मांग के चले हैं उस पर अपन 10% की क्या करेंगे, वृद्धि, और वृद्धि होने के पश्चात जो उसका कुल वेतन आएगा या जो नया वेतन आएगा, और वो नया वेतन इस नए वेतन की क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि वो प्रश्नानुसार अपने पास नया वेतन है 1,54,000 रुपए, और अपने अनुसार क्या आता है वो अपने देखते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, माना कि व्यक्ति का मूल वेतन बराबर 800 रुपए,
कितने रुपए उसका? 800 रुपए उसका मूल वेतन है। इसलिए 10% की वर्दी होने पर, 10% की वर्दी होने पर कुल वेतन, कुल, या आप लिख सकते हैं नया वेतन, नया वेतन। ठीक। अब वर्दी होने पर आपको पता है वर्दी किस पर होगी? जो उसके मूल वेतन पर। तो मूल देखो, कुल वेतन जब अपन नया वेतन निकालेंगे तो उसमें पहले वाला पुराना वाला वेतन तो रहेगा ही रहेगा, मतलब मूल वेतन रहेगा 8 प्लस। अब क्या होगा? इस जो मूल वेतन था उसका 10% और जुड़ जाएगा, इसमें 10% और जुड़ जाएगा, अर्थात इस जो 8 है, 8 का 10%, 8 का 10%। तो 8 का 10% अर्थात काका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? गुणा। तो जैसे ही काका सिंबल हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा। ठीक, तो यहां से 8 तो आएगा, मतलब पहले जो धन था वो तो आएगा 8। अब ये वो क्या है? 8 का 10%, वो वर्दी वाला जो धन है वो है, वो जुड़ के अपने पास क्या बन गया? नया धन। तो यहां से 8 का, तो 8 गुणा 10/100। काका मतलब मैंने आपको समझा चुका था कि गुणा होता है, गुणा लगाया। अब 0 से 0 तो 8/10, 8 प्लस 8/10, ये अपने पास नया वेतन आ गया वर्दी होने के पश्चात, अपने अनुसार जो अपने मान के चले हैं उसके अनुसार। तो इसका टोटल, इसका एलसीएम लो, 10 और 1 का एलसीएम 10। ठीक है, 10। फिर 1 का बाहर 10 में 10 बार, 10 को अपन 8 से गुणा करेंगे, 10 से 8 प्लस 10 का बाद 10 में 1 बार, 1 को 8 से गुणा करने पर 8, तो ये कितना आ गया? 11/8/10। ये अपने पास क्या आ गया? किसके बराबर आया? नया वेतन। नया वेतन वर्दी के पश्चात, वर्दी के पश्चात नया वेतन, नया वेतन कितना आया? 11/8/10। जबकि प्रश्नानुसार अपने पास नया वेतन दे कितना रखा है? 1,54,000 रुपए। तो अपन यहां लिख देंगे, इसलिए प्रश्नानुसार 11/8/10, ये तो अपने अनुसार आया, और प्रश्न के अनुसार कितना दे रखा था? 1,54,000 रुपए। तो इसको 1,54,000 के बराबर हो जाएगा। ओके, हमें मान किसका चाहिए? 8 का। किसका मान चाहिए? 8 का। तो जिसका मान चाहिए वो तो अपने पास अपने बाएं पक्ष में रह जाएगा। ठीक है, और इन 11 और 10 का क्या कर देंगे अपन? पक्षांतर। तो 8 के गुणा में तो 11 है, तो जब 11 का पक्षांतर करेंगे तो जब जो गुणा वाली संख्या होती है वो भाग में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो भाग वाली है, जो 10 है, जो भाग में है 8 के, वो किस में चला जाएगा? गुणा में चला जाएगा। तो अर्थात अपने पास यहां से क्या मान आ जाएगा? 8 बराबर 1,54,000 बट्टा, यहां पर 11 तो भाग में आएगा और गुणा 10। ओके, अब 11 से 154 आप काट दीजिएगा, 11 एकम 11, 4 शेष बल 44, 11 चौक 44 और फिर 3 जीरो, मतलब कितना आ गया? 14,000। और 14,000 को जैसे ही अपन 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1,40,000 रुपए, 1,40,000 रुपए अर्थात। और ये किसके बराबर है मान अपने पास? 8 के बराबर। किसके बराबर है? 8। और 8 क्या था? उसका मूल वेतन। तो अतः उसका मूल वेतन कितना हो जाएगा? 1,40,000 रुपए। ये आप यहां लास्ट में लिखेंगे भी। अतः उस व्यक्ति का मूल वेतन रुपए कितने रुपए थे? 1,40,000। ओके, यही उसका क्या है? आंसर है, सॉल्यूशन है, उत्तर है। ओके, तो पहला क्वेश्चन अपना हो चुका है। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है, क्या है? देखिए कि रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर जाते हैं। कितने व्यक्ति चिड़ियाघर जाते हैं? 845 व्यक्ति चिड़ियाघर जाते हैं, जबकि सोमवार को 169 व्यक्ति चिड़ियाघर जाते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि सोमवार को रविवार की अपेक्षा कितने प्रतिशत कमी हुई, मतलब चिड़ियाघर में जाने वाले व्यक्तियों की कितनी प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है ना, तो अपने पास दिया रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर जाते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन लिखो। सोमवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर जाते हैं, जबकि सोमवार को
सोमवार को केवल 800 गुणंतर व्यक्ति चिड़ियाघर जाते हैं। ठीक है, ये अपने पास दिया हुआ है। साथ ही साथ में हमसे पूछा गया है कि चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार की अपेक्षा कितने प्रतिशत, मतलब रविवार की अपेक्षा सोमवार को कितने प्रतिशत घट गई। तो आप यहां से लिखेंगे चिड़ियाघर की सैर करने वाले रविवार की अपेक्षा सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई। ओके, तो यहां पर हमें प्रतिशत की कमी याद करनी है कि सोमवार को जो जाने वाले व्यक्ति थे वो कितने प्रतिशत कम हो गए रविवार की अपेक्षा। तो यहां से अपन इसका जैसे ही सॉल्यूशन लिखेंगे हल नंबर 2। तो अपन हल में सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है कि रविवार को चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या 845 है। सोमवार को अपने पास चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या 869 है। अब हमें पता है, हमें किसको देखकर पता चला कि अपने पास कमी हुई है रविवार वाले व्यक्तियों को। तो अपने पास यहाँ पे रविवार वाले व्यक्ति क्या माने जाएंगे, आप जैसे आप यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की तौर पे देखें तो यहाँ पर किसको देखकर पता चला कि हमें यहाँ कमी हुई है 845 व्यक्तियों को। ठीक है, कितनी कमी हुई है, तो 845 में से आप क्या कर लेंगे 869 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो जो जितने व्यक्ति आएंगे अपने पास, अब उसका अपने को यदि प्रतिशत याद करना हो, क्या याद करना हो, प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए क्या होता है, हानि प्रतिशत या कमी प्रतिशत या जो ह्रास हुआ है, ठीक है ना। तो वो अपने पास उसका प्रतिशत याद करने के लिए पहले तो जो जितनी कमी होती है वो कमी बट्टा, यहां पर क्या होगा कि हमें रविवार वाले को देख को पता चलाना कि, तो यहां पे रविवार को चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और गुणा प्रतिशत निकालना, इसलिए 100 हो जाएगा। तो सबसे इजी सवाल है। तो आप यहां पहले तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, क्या दिया अपने पास, रविवार को चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी अपने पास 845। ओके, सोमवार को चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या वो कितनी अपने पास है 869 व्यक्ति हैं। इसलिए अपने पास कमी कितनी हुई 845 में से 869 माइनस कर दो, तो कमी बराबर 845 माइनस 869। कितने व्यक्तियों की कमी होगी, देखो माइनस करो, 5 में से 9 जाएंगे नहीं, तो 15 में से 9 जाएंगे, कितने बच जाएंगे 6। ठीक है, फिर अपने पास यहाँ 4 की जगह 13, 3 ही बचेगा, 3 में से 6 जाएंगे नहीं, तो 13 में से 6 कितना बचेगा 7। ठीक है, और यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 1 जाने पर 676। तो अपने पास कमी कितनी व्यक्तियों की हो गई, 676 व्यक्तियों की कमी हो गई। ठीक है, तो 676 व्यक्ति कम हो गए। ओके, अब बात करते हैं अपने पास कमी का प्रतिशत, तो इसलिए आप निकालेंगे कमी प्रतिशत। ठीक है, हमें प्रतिशत में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो यहां पे प्रतिशत कमी में पूछा गया है, तो यहां पे आप लिखेंगे कमी बट्टा रविवार को व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, रविवार को व्यक्तियों की संख्या और प्रतिशत निकालना है, इसलिए गुणा 100। मैंने कहा था आपको प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए गुणा 100 करना होगा, तो गुणा 100, और किसका सिंबल लग जाएगा प्रतिशत का।
निकाल दो। कमी कितनी है 676, तो 676 किसको देखकर पता चली थी? रविवार वाले व्यक्तियों की संख्या को। कितनी है 845 गुणा 100। चलिए आगे, और प्रतिशत आगे अपन क्या करते हैं, 5 से काटते हैं इसको, 5 से, 5 एकम 5, 3 34, ठीक है, 5 और 5 छीकू 5 है 30, 4 और 9 5 45, क्योंकि 45 रहा था, 9 पंचो 45, ठीक। और 5 से ही कितनी बार कट जाएगा? 20 बार, 20 2500, ठीक। अब 800 गुणंतर आप देखिए, 676 में बाहर जाएगा, कितनी बार जाएगा? आप एक बार आइडिया लगा दीजिए, आप आइडिया इस प्रकार लगा लीजिए कि 160 मान लीजिए इसको, 160 को आप जब 4 से गुणा करोगे, 16 चौक 64, तो 640। फिर ये 9 और ऊपर है, 9 चौक 36, तो 100 अपने पास है, 640 और 36 676, तो कितनी बार चला जाएगा? पूरा पूरा 4 बार। कितनी बार? 4 बार। और 20 को 4 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? 80, तो अपने पास कितनी होगी? 80%। 80%। और किसके बराबर आ गया? कमी प्रतिशत, कि रविवार को या सोमवार को रविवार की अपेक्षा जाने वाले व्यक्तियों में 80% की कमी हो चुकी थी। तो यहां से देखेंगे, अतः है, आप लिखेंगे इसमें लास्ट में, अतः सोमवार को रविवार की अपेक्षा 80% चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की कमी हुई। ओके, मतलब कितने प्रतिशत व्यक्तियों की कमी होगी? 80% व्यक्तियों की कमी हो गई। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अपन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास कि एक दुकानदार 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है और उसको कितने प्रतिशत लाभ में? अपने पास उसको 16% लाभ में। कितने प्रतिशत लाभ में? 16% लाभ में उसको बेचता है। तो आपको क्या बताना है? एक वस्तु की का विक्रय मूल्य आपको बताना है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपको बताना है कि वो एक वस्तु कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत इजी सवाल है कि एक दुकानदार 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, 80 वस्तुओं में क्या करता है? वो खरीदता है। ठीक है, ध्यान रखना, खरीदता है और क्या करता है? खरीदने के पश्चात और उन्हें 16% लाभ में, और उन्हें 16% लाभ में बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ में आया आपको? क्वेश्चन है कि ये दुकानदार 80 वस्तुएं 2400 रुपए में खरीदता है। ठीक है, वो खरीद के लाया, तो वो 80 वस्तुओं को 2400 रुपए में खरीद के लाया। अब वो उन सभी 80 वस्तुओं को 16% लाभ में क्या करना चाहता है? बेचना चाहता है। तो आप ये बताइए कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमें यहां पे एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है। कितनी वस्तु का? एक वस्तु का। तो आप पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य याद कर लो और उस क्रय मूल्य पर उसका 16% लाभ जोड़ के बता दीजिएगा कि वो 16% लाभ आएगा। तो उस वस्तु का जो अपने पास क्रय मूल्य है उसमें आप 16% जोड़ेंगे। ठीक है, 16% निकाल कर उसमें जोड़ देंगे तो वो अपने पास उसका क्या प्राप्त हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे अच्छा सवाल है हल नंबर 3। कितना है? दिया हुआ क्या है? हमें दिया है क्या दिया हुआ है कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने अपने पास है? 2400 रुपए।
80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना अपने पास 2400 रुपए। तो इसलिए एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया अपने पास 80 वस्तु का क्रय मूल्य है 2400 रुपए, तो एक वस्तु का कितना हो गया 2400 बट्टा 80 कितना हो गया अपने पास 30 रुपए। कितने रुपए आ गए 30 रुपए में एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 30 रुपए। ओके, अब बात करते हैं आगे अपन लाभ, कितना लाभ, तो अपने पास लाभ प्रतिशत कितना है अपने पास लाभ प्रतिशत 16%। हमें लाभ कितना कमाना है एक वस्तु पर, भाई सभी पर 16% या एक वस्तु पर भी 16%, बात एक ही है, क्योंकि जब एक वस्तु पर 16% आएगा तभी तो सभी वस्तुओं पर 16% आएगा। ठीक है, तो हमें एक वस्तु पर 16% लाभ कमाना है। ठीक है, तो आप एक वस्तु का 16% निकाल लो, ठीक है, वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब आप यहां से ध्यान से सुनना, हमें क्या है ये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले मान के चलिएगा इसको। क्या मान के चलोगे आप, माना कि उसका वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। ध्यान से सुनना, यदि आप एक वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर लाते और यदि आपको 16% का लाभ कमाना होता तो आपको पता है वो वस्तु कितने रुपए में बेचती भाई आप, मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना होता। ठीक है, तो आप जैसे 100 रुपए में लाए और उसको 16% लाभ कमाना है तो 100 का 16% कितना हो गया 16 रुपए, अर्थात उसको आप जब बेचते तो आप 116 रुपए में उसको बेचते। जाहिर सी बात है, तो आप इसको लैंग्वेज में एक एक नियमानुसार इसको कर लेंगे। यहां पे एक एक नियम लगाएंगे, आप लिखेंगे मान लीजिएगा माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितने रुपए है 100 रुपए। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। अब आप लिखेंगे चूंकि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो हमें जो हमेशा एक ही नियम ये कहता है कि जिसका हमें मान ज्ञात करना हो, जैसे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य सबसे लास्ट में आएगा, और यदि क्रय मूल्य ज्ञात करना होता तो लैंग्वेज में सबसे लास्ट में क्या आता क्रय मूल्य आता। तो यहां विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो अपन पहले क्रय मूल्य लेके फिर विक्रय मूल्य बता देंगे, विक्रय मूल्य इतना होगा। तो अपने पास जब क्रय मूल्य 100 रुपए है तो अपने पास विक्रय मूल्य कितना होगा, जब 16% लाभ होगा तो तार 100 + 16 बराबर 116 रुपए होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 100 + 16 बराबर 116 रुपए। ओके, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। और एक कितनी वस्तु का है अपने पास, एक वस्तु का लेके चलते हैं। कितनी वस्तु का, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए हो तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 116 रुपए। अब इसलिए यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य अपने पास 1 रुपए है, कितने रुपए हैं 1 ही रुपए हैं, तो विक्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य कितना होगा भाई अपने पास, क्रय मूल्य यदि 1 ही रुपए होता तो विक्रय मूल्य भी कम होता, अर्थात इसमें भाग दे देंगे 116 बट्टा 100 रुपए। ओके, और यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य अपने पास कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य 30 रुपए, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 30 रुपए, तो अपन लिखेंगे इसलिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपए है तो विक्रय मूल्य, पहले बच्चों ध्यान से सुनना, जब एक का दिया हुआ हो ज्यादा का निकालना हो तो गुणा, जब ज्यादा का दिया हो एक का निकालना हो तो भाग, तो अपने भाग दे दिया। अब जब हमारे पास एक का निकाल लिया अपन ने, अब हमें 30 रुपए उसका क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य भी बढ़ेगा मतलब गुणा होगा। तो यहां पे 116 बट्टा 100 गुणा 30। ओके, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलिए इसको सोल्व कीजिएगा। 80 से 80, 3 को गुणा कर दो 116 से, 3 को गुणा करो 116 से, 6 तिया 18, 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है, 3 एकम 3 बट्टा 10, तो ये 10। आपके पास नीचे कितना जीरो है 1 जीरो, तो आप दाईं ओर से एक संख्या पश्चात क्या लगा देंगे दशमलव लगाना आता है ना सबको, तो यह आ जाएगा 34.8। तो अपने पास उस जो एक वस्तु है उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 34 रुपए और 80 पैसे, अर्थात 34.8 रुपए अपने पास आ गए। तो बस ये लैंग्वेज लिख दो। अतः उस एक
वस्तु का विक्रय मूल्य 34.8 मतलब 34.8 होगा। ओके, और यही क्या उसका उत्तर है। कोई समस्या यहां तक? सबसे इजी सवाल था। ओके, हो गया। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपए था। कितना था? एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपए था। उसपे 450 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किए गए थे, ठीक है ना, और उसमें 15% का क्या करना चाहता है? लाभ भी कमाना चाहता है। ओके, क्या करना चाहता है? 15% वो लाभ कमाना चाहता है। ठीक, तो हमें उस वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है। एक वस्तु, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपए था। उस पर 450 रुपए मरम्मत पे खर्च कर दिए। मरम्मत पर खर्च किए गए थे, ठीक है। यदि उस वस्तु पर 15% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? हमसे क्या कहा गया है कि वस्तु का मूल्य तो 15,500 रुपए था, उसको 450 रुपए 450 रुपए उसकी मरम्मत में लगा दिए, ठीक है। तो हमें यदि उस वस्तु को बेचना हो और वो भी 15% लाभ पे, तो उसका विक्रय मूल्य आप बताइए। तो मेरे बच्चों बहुत ईजी है, अभी जो किया था वैसा ही है, ठीक है। कैसे? देखो, ये उसका मूल्य था, मूल्य का मतलब उसका क्रय मूल्य था, और ये 450 रुपए उसकी मरम्मत में। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंजर होता है, खर्चा होता है, एक्स्ट्रा खर्चा का मतलब जैसे आप बाजार में गए कोई सामान लेके, जब तक आप घर पे पहुंचोगे, जैसे आप फ्रिज लेने गए तो फ्रिज का मूल्य वहां पे 15,500 था, फिर 450 रुपए उसका जो ट्रांसपोर्ट का मतलब जो उसको आपने वहां से आप किसी आप टेम्पो में, टैक्सी में, किसी में लेके आप घर पे पहुंचे, तो वो 450 रुपए उसकी ट्रांसपोर्ट में लग गए। या मान लो उसमें कुछ और जुड़वाना था, नीचे वाला स्टैंड लगवाना था फ्रिज के, तो वो भी तो उसका एक्स्ट्रा एक्सपेंजर हुआ ना। तो जो भी उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंजर या जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है, अतिरिक्त खर्चा जो भी होता है, वो सारा का सारा क्रय मूल्य में ही जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मरम्मत करवाई गई उसकी, उस वस्तु की, तो यहाँ पर वो 450 रुपए भी उसके क्रय मूल्य में ही जुड़ेंगे। ओके, अब उसका मतलब उसका टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 15,450 15,500 प्लस 450, तो 15,950 रुपए उसका कुल क्रय मूल्य हो गया। अब उस क्रय मूल्य पर अब लाभ कमाना चाहता है, कितना प्रतिशत है? 15%। तो लाभ हमेशा सदैव किस पर कमाएगा? क्रय मूल्य पर। किस पर? क्रय मूल्य पर। तो आप यहां क्रय मूल्य मान लो कि माना कि क्रय मूल्य 100 है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 115, क्योंकि 100 का 15%, 15 रुपए। यदि वो 100 रुपए में खरीदता तो उसको 115 रुपए में बेचता, तभी उसको 15% का लाभ होता। तो ये बात बहुत इजी सवाल है। तो आप हल, जो फोर्थ का सवाल का हल है वो आप लिखेंगे, दिया है क्या? दिया हुआ अपने पास, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितने हैं? 15,500 रुपए। कितना रुपए? 15,500 रुपए अपने पास क्रय मूल्य है, ठीक है। उस पर 450 रुपए मरम्मत में, तो मरम्मत में खर्च किए गए रुपए, मरम्मत में खर्च किया गया धन कितना है अपने पास? 450 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किए गए हैं। इसलिए वस्तु का कुल क्रय मूल्य, वस्तु का कुल क्रय मूल्य बराबर कितने हो गए? 15,500 प्लस 450, टोटल कितना हो गया? 15,500 और 450, 950, तो 15,950 रुपए अपने पास उसका कुल हो गया।
ओके, ये कुल क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ प्यारे बच्चों। अब और क्या दिया गया अपने पास, लाभ, कितना लाभ कमाना चाहता है, उसमें लाभ कमाना चाहता है 15%। कितना प्रतिशत है, 15% वो उस पे लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। और लाभ किस पे कमाते हैं अपन, क्रय मूल्य पर, जो उसका क्रय में अपन खरीद के लाए उस खरीदने वाली वस्तु पर भी तो लाभ कमाएंगे ना अपन। तो यहाँ खरीदने वाली वस्तु आप मान लीजिएगा कि 100 रुपए में लाए तो उसको 115 रुपए में बेचा, तो जब आप उसको 15,950 रुपए में लाए तो कितने रुपए में बेचा, ये तो पूछ रहा है ना। तो आप उसको मान लेना कि माना कि उसका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, कि यहां पर मान के चलो, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लो आप, 100 रुपए मान लो, कितना रुपए मान लो, 100 रुपए मान लो भाई, मानने में क्या जाता है। अब एक ही नियम लगा सकते हैं, एक ही नियम कैसे, कि अपने वस्तु को यदि 100 रुपए में खरीदा होता और उसको 15% लाभ कमाकर बेचते तो अर्थात उसको उसका विक्रय मूल्य 115 रुपए होता। तो आप यहां से लिखेंगे कि चूंकि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए हो, तो अब लैंग्वेज में लास्ट में विक्रय मूल्य क्यों, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है, हो तो विक्रय मूल्य, अब आपको पता है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 + 15 बराबर कितने हो गए, 115 रुपए, क्योंकि 15% का लाभ, इसका मतलब 100 का 15% 15 रुपए, तो 115 रुपए। इसलिए यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए हो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 115/100। ओके, और यदि वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 15,950 रुपए हो, अब जैसे क्रय मूल्य कम हुआ तो विक्रय मूल्य कम हो गया, क्रय मूल्य बढ़ जाएगा तो विक्रय मूल्य भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए वस्तु का क्रय मूल्य यदि 15,950 है तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 115/100 गुणा 115/100 गुणा कितना, 15,950। 80 से 80, 5 से काटो, 5 से काट दो आप, 5 दूनी 10 और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार 23 बार, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 2 से काट दो इसको, 2 से 1595 काटो, तो 2 से काटोगे 7 बार, ये 7 दूनी 14, 1 19, 9 बार 18, फिर 1 15, फिर 7 बार 14, फिर 1 में भाग जाएगा नहीं तो आपको दशमलव लगाना होगा, फिर 10 हो जाएगा, 10 में 2 का भाग 5 बार, तो अपने पास आ गया 797.5 और उसको किससे गुणा कर दो, अपने पास है 23 से, तो गुणा करो यहाँ पे 797.5 गुणा 23, 3 से 5 × 15, 7 × 21 और 1 22, ठीक है। 9 × 27, 27 और 2 29, 2 7 × 21 और 21 और 2 23, 10 1 7 दूनी 14 और 1 15, फिर 1 9 दूनी 18 और 1 19, फिर 1 7 दूनी 14 और 1 15, 5 2 4, ठीक है, 9 5 14 होता है ना 4, 9 3 12 और 1 13, 7 और 1 8, ये ठीक है। कितने पश्चात यहाँ दशमलव बाद में एक संख्या है तो एक के बाद में, तो 18,342.5 रुपए, तो 18,342.5 ये अपने पास क्या हो गया, उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। कोई डाउट यहां तक, कोई समस्या आपको, कितना हो गया 18,342.5 रुपए। तो यहां पे आप लिख सकते हो अतः उस वस्तु का विक्रय मूल्य, अतः उसे वस्तु का विक्रय मूल्य 18,342.50 रुपए होगा, मतलब इतने रुपए में बेचेगा तब उसको 15% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें वीसीआर व टीवी, आप देखिए बेटा, वीसीआर व टीवी को प्रत्येक को 8,000 रुपए में खरीदा गया। कितने रुपए में खरीदा गया, 8,000 रुपए में खरीदा गया। वीसीआर को जब बेचा गया तो उसको 4% की हानि हुई और टीवी पर उसे 8% का लाभ हुआ। तो अपने पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, वीसीआर व टीवी प्रत्येक को
8,000 रुपये में खरीदा गया। वीसीआर को बेचने पर, वीसीआर को बेचने पर 4% हानि तथा टीवी को बेचने पर 8% लाभ प्राप्त हुआ, तो इस पूरे लेन देन, तो जो ये पूरा जो अपने पास खरीद फरोख्त हुई, जो पूरा लेन देन हुआ, खरीदार बेचा, तो इस पूरे लेन देन में कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। लाभ या हानि हुई, हमें बताना है कि लाभ हुआ कि हानि हुई, वो भी कितने प्रतिशत हुई। चलिए इसका हल करेंगे। तो हल बहुत इजी है, सबसे इजी है ये सवाल। हमारे पास प्रत्येक को 8,000 रुपए में खरीदा गया, इसका मतलब वीसीआर का क्रय मूल्य भी 8,000 है और टीवी का जो क्रय मूल्य है, खरीदने वाला मूल्य, वो कितना है, 8,000 रुपए। तो अपने पास दिया हुआ है, क्या दिया है, अपने पास दिया है वीसीआर का क्रय मूल्य कितना, अपने पास 8,000 रुपए, ठीक है। और हमें दिया हुआ है वह टीवी का क्रय मूल्य, वो भी कितना है अपने पास, 8,000 रुपए, ठीक है। और जब हमें वीसीआर को बेचा तो अपने पास 4% की अपने पास क्या हुई, हानि हुई, ठीक है। तो अपने पास वीसीआर पर हानि प्रतिशत बराबर कितनी हुई, 4%। वह टीवी पर लाभ, वह टीवी पर लाभ दे रखा है, में कितना देखा है, लाभ प्रतिशत कितना, 8%, ओके। ये हमें दिया हुआ है। तो अपने को पूछा गया पूरे लेन देन में, तो अपन क्या करते हैं, पहले वीसीआर का अपन क्या निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य, वीसीआर का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। समझ में आ गया भाई, खरीदा तो उसने 8,000 रुपए में, तो उसने वीसीआर को कितने रुपए में बेचा कि उसको 4% की क्या हो गई, हानि, अर्थात हमें विक्रय मूल्य निकालना है। टीवी का भी हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, फिर टीवी का विक्रय मूल्य और जो अपने पास वीसीआर का विक्रय मूल्य होगा, दोनों को अपन जोड़ लेंगे, और क्रय मूल्य अपने पास 8,000 प्लस 8,000 16,000 है। फिर हम देखेंगे कि हमें या विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, यदि ज्यादा है तो अपने पास लाभ हो जाएगा, और यदि कम होगा तो इसका मतलब हमें हानि हो जाएगी। बस ये मैंने कहा था ना कि लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, किससे, अपने पास क्रय मूल्य से, ठीक है। और यदि क्रय मूल्य ज्यादा हो गया तो इसका मतलब हमें हानि हो जाएगी। बस दो ही कंसेप्ट है, तो कीजिए। तो आप पहले लिखेंगे सबसे पहले कि हमें क्या निकालना है, वीसीआर का विक्रय मूल्य। तो आप मान लेंगे चूंकि वीसीआर का क्रय मूल्य, अपन क्रय मूल्य दिया हुआ है तो आप क्रय मूल्य को मान लो, क्रय मूल्य 100 रुपए हो तो उसकी 4% हानि हो रही है ना, तो हानि का मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 96 रुपए। कि 100 पर 4% हानि का मतलब 4 रुपए कम दिए, तो 100 में से 4, इसका मतलब 96 रुपए में भी बेचा गया। तो आप माना कि वीसीआर का क्रय मूल्य बराबर कितना है, 100 रुपए। अब आप लिखना चूंकि वीसीआर का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य बराबर 100 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 96 रुपए। कितना हो जाएगा अपने पास, 96 रुपए हो जाएगा। इसलिए वीसीआर का क्रय मूल्य यदि 1 रुपए हो तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, जब अपने पास क्रय मूल्य कम हुआ तो विक्रय मूल्य भी कम, मतलब 96/100, ओके। और जब अपने पास वीसीआर का क्रय मूल्य दे रखा है कितना है, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, गुणा 8,000। बस ये ज्यादा हुआ क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य भी बढ़ जाए, मतलब आपका ज्यादा होगा, इसका मतलब गुणा 96/100 गुणा 8,000, ओके। 2 0 से 2 0।
आप 96 को किससे गुणा कर दो, 80 से, तो अपने पास क्या गुणा करो, 80, तो ऐसा कैसा, 8 से गुणा करो, 8 6 48, 8 6 48, 4 8 9 72, 72 और 4 76, तो अपने पास रुपए आ गए 7680 रुपए। किसका विक्रय मूल्य आ गया, वीसीआर का विक्रय मूल्य 7680 रुपए आ गए। अब इसी प्रकार आप किसका निकालेंगे, टीवी का विक्रय मूल्य। तो इसी प्रकार माना कि टीवी का क्रय मूल्य 100 रुपए है। कितना रुपए है, 100 रुपए। तो आप लिखेंगे चूंकि टीवी का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य, अब बताइए आप टीवी पर कितना प्रतिशत लाभ हो रहा था, 8%। तो 8 रुपए ज्यादा होंगे क्योंकि 100 का 8% कितना होता है, 8 रुपए। तो यहां पर जब 100 रुपए क्रय मूल्य है तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 + 8 बराबर 108 रुपए। ओके, कोई समस्या नहीं। आगे, इसलिए टीवी का क्रय मूल्य यदि 1 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 108 बट्टा 100 कम हो जाएगा, तो 100 का भाग। और इसलिए यदि टीवी का क्रय मूल्य कितने रुपए हैं, 8000 रुपए है ना, 8000 रुपए क्रय मूल्य 8000 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 108 बट्टा 100 गुणा 8000। ठीक है, 2 0 से 2 0, क्या कीजिए 80 को गुणा कर दीजिए 108 से, तो 0 है लास्ट में, तो 0 तो एक ऐसा कैसा, 8 को गुणा करो 8 से, 8 8 64, 8 8 64 6, 8 को 0 से गुणा करोगे 0 और 6 वो तो 6, फिर 8 को गुणा करो 1 से 8, तो 8640 रुपए। ये अपने पास क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य, किसका, टीवी का विक्रय मूल्य हो गया 8640 रुपए। यहां तक समझ में आ गया। तो आप लिखेंगे इसलिए कुल विक्रय मूल्य, टीवी व वीसीआर का कुल विक्रय मूल्य, टीवी व वीसीआर का कुल विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसलिए टीवी व वीसीआर का कुल विक्रय मूल्य बराबर 7680, ये तो वीसीआर का, और 8640 ये अपने पास है टीवी का। जोड़ो 0 0 0, 8 और 4 12, 1 6 6 12, 12 और 1 13, 8 7 15, 15 और 1 16, 16320 रुपए विक्रय मूल्य हुआ। जबकि चूंकि क्रय मूल्य, चूंकि अपने पास चूंकि टीवी व वीसीआर का कुल क्रय मूल्य कितना होगा, कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8000 प्लस 8000 कितना हो गया टोटल, 8 8 16000 रुपए। 8000 वीसीआर का क्रय मूल्य और 8000 टीवी का क्रय मूल्य, टोटल कितना हो गया अपने पास, 16000 रुपए। ओके, अब यहां से आप देखो विक्रय मूल्य ज्यादा है कि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो इसलिए आप लिखेंगे चूंकि विक्रय मूल्य बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से, चूंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए क्या हो जाएगा, लाभ, क्या हो जाएगा अपने पास से लाभ होगा। और लाभ होगा कितना, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना अपने पास 16320, और इसमें से 16000 माइनस कर दो, कितना हो गया अपने पास, कितने रुपए का लाभ हुआ, 320 रुपए का। कितने रुपए का, 320 रुपए का। ये अपने पास क्या हो गया, लाभ, क्या हो गया, लाभ हो गया 320 रुपए का। ओके, 320 रुपए का जो लाभ हुआ, हमें क्या याद करना था, लाभ या हानि प्रतिशत, इसलिए आप लिख देंगे, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो ये यहां पर लाभ, यहां पे फॉर्मूला लिख दो इसका, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर लाभ कितना अपने पास 320 बट्टा क्रय मूल्य कितना 16000 ठीक है, गुणा 100 2 0 से 2 0, इस 80 से 80,
16 दूनी 32, 16 दूनी 32, केवल 2 आया, तो ये 2%, क्योंकि आपने 100 से गुणा किया, इसका मतलब लाभ प्रतिशत निकाला, इसका मतलब 2%। तो ये अपने पास क्या हो गया, इस पूरे लेन देन में अपने पास कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 2% का हमें लाभ प्राप्त हुआ। कोई समस्या? सबसे इजी तो सवाल था, तो याद देना। आता है पूरे लेन देन में हमें 2% का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है, और यही क्या उसका उत्तर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, तो प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चन अपने आज हो चुके हैं। कोई डाउट हो तो आप और मेरे से चैट के माध्यम से आप मेरे से पूछ लेना, और कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, ठीक है। बेस्ट ऑफ द लक प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ना, अच्छे पढ़ा करो, रोजाना रिवाइज कर लिया करो, कोई समस्या हो तो आप पूछ लिया करो। बेस्ट ऑफ द लक।